तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के दो ऐसे कमेंट्स हैं। हालांकि ऐसे कमेंट पे रिप्लाई मैं नहीं देना चाहता और देना भी नहीं चाहिए, चूँकि ऐसे कमेंट करने वाले चंद लोग हैं और प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले हज़ारों हैं, लाखों हैं। आप सबका आशीर्वाद लगातार बना है, लेकिन रिप्लाई इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं इस वजह से किसी को कोई दिक्कत भविष्य में ना हो जाए। जैसे पहला कमेंट आता है कि क्राइम तक पे जो कहानी थी आपने हूबहू वहाँ से उठा के सुना दी, आप क्राइम तक की कॉपी करते हो। तो क्राइम तक की कॉपी और ख़ासकर ये कमेंट जब मैंने जो सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई थी उसके बारे में सुनाया तो उस पर कुछ लोगों ने कहा। तो आपकी जानकारी के लिए दो तीन चीज़ें बता दूं, और इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इससे इन्फ्लुएंस ना हो जाएं। पहला, मैंने जब ये कहानी सुनाई थी तो क्राइम तक पे वो कहानी आई भी नहीं थी, और पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप किसी की भी उठा के देख लीजिए। जिस रात हत्या हुई थी, जिस दोपहर को 1:30 पे हत्या हुई थी, उस शाम 7 बजे मैंने बता दिया था कि जो नवीन सिंह शेखावत हैं उन्होंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी किराए पे ली थी और उसी गाड़ी से वो लोग आए थे। आने के बाद हत्या की, और हत्या करने के बाद चूँकि गाड़ी की जो चाबी थी वो नवीन सिंह शेखावत की जेब में थी, इस वजह से वो लोग स्कूटी से भागे। ये जानकारी 2 दिन बाद अलग अलग चैनलों पे आपको मिली। और दूसरी बात, अगर मैं कॉपी भी करता हूँ तो एक चीज़ ये जानी कि अगर मैंने कुछ गलत बोला, जैसे क्राइम तक पे कोई चीज़ बोल दी गई, सम सर से मैंने सुना, मैंने उठा के बोल दिया, अब पता चला वो चीज़ गलत हो गई, तो अगर कोई लीगल एक्शन होना होगा, यानी अगर कोई पुलिस का केस हुआ और उसमें मैं फंसा, तो वहाँ पे ये कह के मैं अपने आप को बाइज्जत बरी नहीं करा सकता कि भैया मैंने तो बोला, लेकिन जिनको मैं कॉपी करता हूँ सम सर उन्होंने बोला तो उनको सुन के मैं बोल दिया। तो ऐसा नहीं होता। और इस केस का ज्वलंत एग्जाम्पल है मनीष कश्यप का जो मामला था। उन्होंने भी अलग अलग पोस्टों को देखा और देखने के बाद उन्होंने कह दिया कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मार के फेंका जा रहा। अब जैसे ये मामला सुर्खियों में आया, ये वीडियो वायरल हो गई, फ़ौरन मनीष कश्यप के ऊपर ये चार्जेस लग गए, उनको जेल में जाना पड़ा। उनके पास भी अलग अलग जगहों के रेफरेंस थे, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अपने चैनल से तो मैं कहीं से भी कॉपी करूँ, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होनी होगी तो मेरे ही ऊपर होगी। तो किसी को कॉपी करने से अच्छा खुद ही पता कर लें, अपने ही रिस्क पे अगर बोलना है तो खुद अपने रिस्क पे अपनी चीज़ों को देख लें कि क्या सही है क्या गलत है। और साथ ही ये चीज़ें कहने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन एक हिस्ट्री, अपने कॉलिंग हिस्ट्री का एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। एक छोटा सा मामला था मालती चौहान का, जिसमें क्लियर कट था ये चीज़ें हुई हैं और सुसाइड ही है, लेकिन लोगों का सेंटिमेंट जब वहाँ जुड़ा था तो अलग अलग चैनल वाले कह रहे थे कि सुसाइड है, लेकिन फिर भी मैंने आप ध्यान से देखिएगा कि एसपी से लेके तमाम अलग अलग पोस्ट के लोग, यशो मोहली से लेके अलग लोगों से बातचीत की, और जब तक सबने पुष्टि नहीं कर दी कि ये सुसाइड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुसाइड कर रही। आप सोच के देखिए कि अगर यशो ने कहा तो भी मैंने नहीं माना। मुझे लगा कि एक बार कोतवाल से बात करनी चाहिए, एक बार एसपी साहब से बात करनी चाहिए। मैंने की, तब जाके वो कहानी आपके सामने लाता हूँ। तो ये बातें इसलिए भी आपको बता रहा हूँ कि कहीं आप खुद का चैनल बनाने का सोच रहे हो या फिर आपका खुद का चैनल हो, तो प्रखर ने क्या कहा या फिर सम सर तो बहुत बड़ी हस्ती है या फिर किसी और क्रिएटर ने क्या कहा, उसको सुन के आप लोग मत सुनाइएगा। क्योंकि जब किस्मत ख़राब होती है और मामला फंसता है तो लीगल नोटिस आपके पास आएगी, पुलिस का और कोर्ट का ट्रायल आपको फेस करना होगा। तो अपने रिस्क पे आप लोग पता कीजिए, अपने जो भी छोटे मोटे ही इनपुट हों उन पे काम कीजिए, ना कि किसी को सुन के कभी सुनाइएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में फिर खतरा हो जाता है। तो खैर, ये तो रही एक आप लोगों के भरोसे की बात। मुझे लगा आज एक अपना पक्ष भी रख देना चाहिए, तो कॉपी करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ये क्राइम कहानी सुनाने का जो आइडिया है वो मैंने क्राइम तक से लिया, और बोलने का अंदाज़ भी लगभग सेम है और आवाज़ भी अब सेम ही है, तो उसमें मेरी शायद कोई गलती नहीं। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी एक 2 साल 8 महीने उलझी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक पिता की मजबूरी का भी आपको अंदाज होगा, एक हैवान की हैवानियत का भी अंदाज होगा, और पुलिस वाले किस हिसाब से केस को लीपापोती करके ख़त्म कर देते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं, और इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का एक ज़िला भरतपुर, और इसी भरतपुर में एक इलाका लगता है चंदनपुर, और बात साल 2021 की है। दरअसल इसी चंदनपुर में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे ज्ञान सिंह, उनकी बीवी हेमलता, एक भाई था जो बगल के घर में रहता था जिसका नाम था कृष्णकांत, और 3 बच्चे थे। एक बड़ा बेटा था 12-12 साल का, एक और बेटा था जिसका नाम था गोलू 8 साल का, और एक 5-6 साल की बच्ची थी। ठीक ठाक परिवार था, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं, ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे। जो ज्ञान सिंह था एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था,
ज्ञान सिंह की जो बीवी हेमलता थी घर पे खाना बनाती हाउसवाइफ थी। जो कृष्णकांत था उम्र लगभग 27 साल, पड़ोस के घर में रहा करता, लेकिन जब कभी इच्छा होती, कभी पार्टी का मन होता या फिर भाई से मिलने का मन होता तो अक्सर भतीजों से मिलने के लिए, भाभी से मिलने, भाई से मिलने इसके घर पे आ जाया करता। ऐसे ही राजी खुशी मन से बाकी ज़िंदगी चलती रही, वक्त धीरे आगे बढ़ता रहा। इसी बीच एक तारीख भी आती है 14 फरवरी साल 2021, और संयोग से 14 फरवरी की जो तारीख थी उस रात को ज्ञान सिंह की जो ड्यूटी लगी थी पेट्रोल पंप पे वो नाइट शिफ्ट थी। ज्ञान सिंह शाम को जाने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान जो उनका भाई था कृष्णकांत वो भी आ जाता है। अब चूंकि नाइट ड्यूटी थी तो कृष्णकांत ने कहा कि भैया आप जाइए, आज घर पे मैं ही रह जाता हूँ, क्योंकि भाभी हैं, बच्चे हैं, अकेले हैं, कोई दिक्कत ना हो। भाई ने भी कहा कि ठीक है आज रुक जाओ। उसके बाद ज्ञान सिंह खाना वाना खा के अपना ड्यूटी पे चला गया। इधर हेमलता, कृष्णकांत, बाकी तीनों बच्चे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद हेमलता उठती है। उठने के बाद घर में झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद थोड़ी सी और सुबह होती है, फिर बच्चों को जगाने के लिए जाती है। अब तक कृष्णकांत भी सो रहा, बाकी बच्चे भी तीनों सो रहे। अब जैसे ही बच्चों को जगाने के लिए जाती है तब तक कृष्णकांत की भी आँख खुलती है। तो एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ नज़र आती है। दरअसल तीनों बच्चे एक ही चारपाई के पास अगल बगल सो रहे थे। अब दो बच्चे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो 8 साल का गोलू है वो दिखाई नहीं दे रहा अपने बिस्तर पे। माँ को लगा कि शायद वॉशरूम वगैरह करने गया हो। माँ बाहर जाके देखती है। इतनी देर में कृष्णकांत भी उठ जाता है, उससे भी बताती है कि गोलू नहीं दिखाई दे रहा। अब दोनों चाचा और माँ गोलू को खोजने निकलते हैं आसपास के जगहों पे, घर के अगल बगल जो खेत थे, कि क्या पता गोलू वॉशरूम करने या फिर कोई और दिक्कत हो उसके लिए गया हो। लेकिन आधे घंटे तक पूरी खोजबीन हुई और गोलू का कहीं कुछ पता ना चला। इतनी देर में बाकी बच्चे उठ गए। उनसे भी पूछा गया कि भाई कहाँ है। उन्होंने बताया कि भाई तो साथ में ही सोया था, अब कहाँ चला गया। वो भी परेशान, वो भी इधर उधर खोज रहे हैं। तब तक लगभग सुबह के 8 बज गए और जो ज्ञान सिंह थे उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। अब ज्ञान सिंह की ड्यूटी ख़त्म हुई, वो भी वापस आए। उन्हें भी पूरे मामले की जानकारी हुई। अब वो भी एकदम बदहवास पूरे गांव में खोज रहे हैं। माँ, पिता, चाचा, भाई बहन, गोलू को हर जगह ढूंढा जा रहा, जगह जगह आवाज़ लगाई जा रही। इतनी देर में पूरे गांव के लोग जान गए कि गोलू गायब है। गांव में भी एक तरह से हड़कंप मच गया। गांव वाले भी अब गोलू को खोज रहे हैं। देखते देखते दोपहर हो गया, लेकिन गोलू का ना कहीं पता चला, ना गोलू जहाँ गया था वहाँ से लौट के आया। माँ का रो रो के बुरा हाल, चाचा अलग टेंशन में, पिता अलग परेशान, गोलू कहीं मिल नहीं रहा। शाम हो गई और शाम होते होते न जाने कितनी तरह के ख्याल दिमाग में आए कि गोलू के साथ कहीं कोई अनहोनी नहीं हो गई, कहीं कोई बच्चा चोर तो नहीं आया गोलू को उठा ले गया। जैसे तैसे करके इन्होंने 15 तारीख की रात काटी और अगले दिन पुलिस स्टेशन जाके ये लोग FIR दर्ज करवाते हैं और बताते हैं कि साहब हमारा जो बच्चा है वो गायब है। अब 8 साल का बच्चा घर से यूं गायब। पुलिस वाले भी मामले को गंभीरता से लेते हैं। फ़ौरन पुलिस की टीम आती है। घर वालों से पूछा गया कि क्या हुआ था। चाचा और माँ और बाकी भाई बहन घर पे थे। उन्होंने बताया कि हम लोग खाना खा के सो गए। चाचा अपने बाहर सो गए, जो माँ थी वो पापा वाले बिस्तर पे सो गई, बाकी हम भाई बहन एक तखत था उस पे सो गए। फिर सुबह हुई और तब से गोलू गायब। अब पुलिस वालों ने भी जब ये बात सुनी उन्हें भी बड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे गायब। आखिर एक लड़का अपने घर से निकला होगा, और अगर नहीं निकला होगा तो अगर कोई लेके गया होगा तो दोनों ही सूरत हाल में कुछ आवाज़ होनी चाहिए। ऐसे कैसे, और 8 साल का बच्चा खुद क्यों निकल जाएगा। लिहाजा पुलिस वाले अपने तरीके से छानबीन करते हैं, तफ्तीश करते हैं। जब गोलू का कहीं कुछ पता नहीं चलता, इधर पिता रो रो के परेशान है, पुलिस वालों से भीख मांग रहा कि साहब मेरे बेटे को खोज दो। गांव के भी जो प्रधान थे, सम्मानित लोग थे, वो भी दबाव बना रहे हैं कि जल्दी कुछ कीजिए, 8 साल का बच्चा पता नहीं कहाँ गया हो। तो जब कहीं से कोई जानकारी पुलिस वालों को मिली नहीं तो फिर वो डॉग स्क्वाड की टीम लेके आते हैं। डॉग स्क्वाड को गोलू के कपड़े वगैरह सुंघाए जाते हैं। उसके बाद अब कुत्ते अपना काम शुरू करते हैं, पूरे घर को तलाशते हैं। उसके बाद बाहर अलग अलग सड़कों पे उनके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, और कुत्ते अचानक से एक लाखन सिंह थे उनके खेत के पास जाते हैं, और जाने के बाद वहीं रुक जाते हैं। और जैसे ही वहाँ रुकते हैं, इत्तेफाक से वहाँ एक छोटे बच्चे का जूता मिलता है। अब जैसे ही जूता मिला फ़ौरन सबको लग गया कि गोलू का जूता है, इसलिए कुत्ते यहाँ रुके हैं। फ़ौरन उस जूते को पिता को, माँ को दिखाया गया। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि वो जूता जो मिला था उसको घर वालों ने कहा कि ये गोलू का नहीं है। अब जूता किसी और का है, लेकिन कुत्ते वहाँ रुके हुए हैं।
अजीब कसमोकस कि अगर कुत्ता यहाँ रुका है और जूता किसी और का है तो रुका क्यों है। अब ये सवाल जब जहन में आया तो फिर एक पुलिस वाले के मन में आया कि कहीं खेत के ऊपर नहीं, खेत के नीचे तो गोलू नहीं है। पुलिस वाले थे, उनके लिए मर्डर होना, गायब हो जाना, लाश का दफन मिलना कोई नई बात थी नहीं। लिहाजा अब जहाँ कुत्ते रुके थे पुलिस वालों ने कहा कि अब यहाँ खोदना शुरू करो। पुलिस वालों के कहने पे वहाँ खोदना शुरू हुआ और जैसे ही 2-3 फीट खोदा जाता है अचानक से एक तेज बदबू आती है और जैसे ही थोड़ा सा और खोदा जाता है एक बच्चे की लाश मिलती है और ये लाश किसी और की नहीं, गोलू की थी। अब एक लड़का अपने घर से गायब हुआ। गायब होने के बाद 1-2 दिन तक उसकी तलाश हुई। 3 दिन बाद डॉग स्क्वाड की टीम आती है तो आने के बाद जो बच्चा था लाश की शक्ल में एक खेत में दफन मिलता है। यानी अब ये चीज़ पुलिस वालों से लेके आसपास के तमाम लोगों की रातों की नींद उड़ाने वाली चीज़ थी। फ़ौरन अब लाश दफन थी, उसको लेके पोस्टमार्टम के लिए गया। पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि इस बच्चे की गला दबा के हत्या की गई है। अब फ़ौरन हत्या के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा कि क्या किसी ने किसी को जाते देखा, आते देखा। सभी ने मना कर दिया। तरह तरह के और भी सवाल हुए कि क्या कोई तंत्र मंत्र करता है, कोई ऐसा जो बलि वगैरह दे रहा हो, या फिर ये भी पूछा गया कि क्या आपका किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, कोई पारिवारिक विवाद। लेकिन तमाम तफ्तीश में, तमाम छानबीन में ना इस परिवार का कहीं कोई विवाद मिला, ना ही कोई ऐसी चीज़ मिली। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। वक्त के साथ साथ अब पुलिस वालों की उम्मीदें भी एक तरह से धूमिल होती गई। न जाने कितनी बार माँ बाप से पूछताछ कर ली, न जाने कितनी बार स्कूल के दोस्तों से पूछताछ कर ली, आसपास के जितने लोग थे उनसे पूछताछ कर ली, जिनसे कभी 8-10 साल पहले भी ज़मीन उमीन का विवाद था उनको भी उठा लिया। लेकिन वक्त गुजरता रहा। गोलू को किसने मारा, क्यों मारा, कोई भी वजह न निकल के सामने आई। ना है कि किसी के खिलाफ कोई सबूत मिला, ना है कोई गवाह मिला। और पुलिस वाले भी जब जांच पड़ताल करते रहे कोई बात आगे बढ़ी नहीं। तो 1 आध साल तक उन्होंने जांच पड़ताल की और अंत में एक SHO साहब थे, उनका नाम तो शायद भुजारा राज जी था, उन्होंने फिर इस मामले में FIR लगा दिया, यानी फाइनल रिपोर्ट लगा दी, FAR। अब फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि मामला अब सुलझ नहीं रहा। हमने तमाम कोशिशें कर ली, फॉरेंसिक टीम बुला ली, डॉग स्क्वाड लगा लिया, तो अब शायद हमारे बस का नहीं है और ये मामला अनसुलझा ही है, इसलिए इसको हम बंद कर रहे हैं। अब जैसे ही ये FAR लगाई तो पुलिस वालों ने तो अपना काम कर दिया, उनको इस केस से मुक्ति मिल गई। लेकिन जो उनके पिता थे, जिनके बच्चे का इस तरह से कत्ल किया गया था, ज्ञान सिंह, उनको एक तरह से धक्का लगता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ और पुलिस वाले मामले को दबा रहे हैं। अब ज्ञान सिंह ने खुद ठाना कि अपने बेटे की कत्ल की जांच पड़ताल करवाऊंगा और चाहे जैसे कातिलों को ढूंढ के लेके आऊँगा। अब ज्ञान सिंह एक गरीब इंसान, करें क्या, पैसे थे नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई जानकारी नहीं थी। तो अब अलग अलग लोगों से उन्होंने मिलना शुरू किया जो इस केस के बारे में कुछ बता सकें, कुछ मदद कर सकें। अलग अलग लोगों से उन्होंने सलाह ली कि क्या किया जा सकता है अगर पुलिस वाले मामले को बंद कर रहे हैं या फिर बंद कर दिया है तो। अब ऐसा तो है नहीं कि पुलिस वाले अगर FIR लगा रहे तो उनसे कह दिया जाए कि नहीं आप FIR नहीं लगा सकते। वो कह देंगे कि हमने अपने तरीके से जांच पड़ताल कर ली, भैया नहीं मिल रहा कातिल। तो फिर ऐसे ही कई लोगों से सलाह लेने के बाद जो ज्ञान सिंह हैं वो पहुंच जाते हैं राजस्थान हाई कोर्ट और वहाँ पे एक रिट फाइल कर देते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे बेटे का ऐसे ही कत्ल हो गया, कोई ऐसा नहीं था कि बाहर से आया हो, कोई सबूत नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला, ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर, हम लोग रहने वाले यहीं के लोकल एक गांव के रहने वाले। और पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, बहुत तफ्तीश भी नहीं करते और मामले को यूं ही रफा दफा कर देते हैं। अब जैसे ही कोर्ट में ये रिट डाली जाती है, कोर्ट ने रिट एक्सेप्ट कर ली कि चलो इस पर सुनवाई करते हैं। उसके बाद अब सुनवाई शुरू हुई, महीनों तक बहस चली और पूरी बहस में अंत में ज्ञान सिंह जो है वो कन्विंस कर ले जाते हैं हाई कोर्ट को कि उनके बेटे की कत्ल की फिर से जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कोर्ट ज्ञान सिंह के इस प्रपोजल को मानता है, इस फरियाद को सुनता है और सुनने के बाद आदेश देता है कि इस केस की फिर से जांच पड़ताल हो। लिहाजा साल 2023 में जो 21 का मामला था, फरवरी अगर हटा दें तो कायदे से 2020 का ही मामला, 2 साल बाद इस केस में फिर से सुनवाई शुरू होती है। फिर से सुनवाई शुरू होती है, तमाम सबूत, तमाम गवाह फिर से इकट्ठा किए जाते हैं, जांच पड़ताल शुरू होती है। और सबसे पहले पुलिस वाले, अब चूँकि उच्च स्तरीय जांच बैठी थी, बड़े बड़े जहीन दिमागी पुलिस वाले इसमें आते हैं
और जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना 0 से शुरू किया जाए, यानी बच्चा गायब हुआ तो उस टाइम घर वाले क्या कर रहे थे। पुलिस वाले अब पूछते हैं कि घर पे कौन कौन था, तो पता चलता है कि घर पे चाचा कृष्णकांत, माँ हेमलता, बाकी एक भाई था 12 साल का और एक बहन थी छोटी सी, नाबालिग दोनों। अब पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ करनी शुरू की, बच्चों से, कि कौन था, कहाँ था, क्या तुमने किसी की आहट सुनी, किसी की और बात सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं सब हम लोग तो सो रहे थे। फिर माँ बाप से पूछताछ हुई। अब माँ बाप से जब पूछताछ हुई तो पिता ने बताया कि मैं तो ड्यूटी पे था। माँ और चाचा से फिर पूछताछ हुई। तो जब इनसे पूछताछ हुई तो जिस हिसाब से पुलिस वाले पूछ रहे थे बाकी परिवार के सारे सदस्य कह रहे थे कि हम सो रहे थे, हम खा रहे थे या फिर हम ड्यूटी पे थे। लेकिन जो चाचा और माँ थी, इन दोनों के लहजों में थोड़ा सा एक लड़खड़ाहट दिखती है। अब जब लड़खड़ाहट दिखी तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं डाउट हुआ। तब उन्हें लगा कि अब चूंकि बाहर कोई सबूत आज तक मिला ही नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही दोनों कुछ जानते हो। तब जाके इन दोनों से सख्ती से जब पूछताछ हुई, और पूछताछ ही अभी सितंबर महीने हुई, 2-3 महीने, जांच पड़ताल फरवरी से शुरू हो गई थी। इस सितंबर महीने में जब इनसे पूछताछ हुई, लगभग 21 तारीख की बात है, तो जब इनसे पूछताछ हुई तब जाके इन्होंने अपना मुंह खोला और अपना एक बाले जुर्म किया और कहा कि हाँ साहब, हमने ही उसे मारा था। अब ये जवाब जब पुलिस वाले सुनते हैं, जब पिता सुनता है, सभी लोग सन्न रह जाते हैं कि आखिर क्यों। तो इन्होंने फिर वजह बताई और कहा कि दरअसल जिस रात ज्ञान सिंह ड्यूटी पे गए थे और जो चाचा था वो आया था, तो ऐसा नहीं था कि वो अचानक से आ गया था। पूरा प्लान था कि ज्ञान आज ड्यूटी पे जाएंगे और रात में तुम्हें यहाँ रुकना है, क्योंकि चाचा और हेमलता यानी कृष्णकांत और हेमलता के बीच नाजायज़ संबंध था। उस रात भी जब ज्ञान चला जाता है तो कोई रोक टोक करने वाला था नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बेड पे बिना कपड़ों के आपत्तिजनक हालत में थे। लेकिन इसी दौरान जो गोलू था, 8 साल का बच्चा, उसकी जब नींद खुलती है तो अपनी माँ को ढूंढते हुए जब अपनी माँ के बेडरूम में आता है तो अपने चाचा और अपने माँ को ऐसे हाल में देखता है। देखने के बाद चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। फ़ौरन माँ और चाचा उसे रोकते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि अगर ये बाहर गया, अपने भाई बहन को बताया या फिर पिता को बताया, तो मामला फंस जाएगा। लिहाजा फ़ौरन उसका मुंह पकड़ के एक माँ अपने ही सगे बेटे को और एक चाचा अपने ही सगे भतीजे को गला दबा के मारते हैं और रात ही रात उसकी लाश को उस खेत में ले जाके दफन कर देते हैं। और गड्ढा इतना गहरा खोदते हैं, चूँकि फरवरी का महीना ठीक ठाक ठंडी पड़ रही थी, तो उन्हें पता था कि सुबह 5-6 बजे तक कोई खेत तक आने वाला है नहीं। तो इत्मीनान से गड्ढा खोदते हैं और खोदने के बाद उस लाश को उसमें दफन करते हैं और इत्मीनान से उस गड्ढे को भरते हैं और मिट्टी ऐसे कर देते हैं शायद जोता खेत था तो पता भी नहीं चला होगा। अब ये तमाम कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फाइनली 2 साल और 8 महीने बाद एक 8 साल के बच्चे की मर्डर मिस्ट्री सुलझती है। और जो पिता अपने बच्चे के कातिलों को ढूंढ रहा था, जब कातिलों को देखता है तो एक तरह से फिर वो सन्न रह जाता है कि एक भाई और एक माँ किस तरह से। तो बड़ी अफसोसनाक कहानी थी, मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए। और जो बातें मैंने शुरू में कही, ऐसा नहीं था कि किसी को मैंने डोमिनेट करने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए, एक समझाने का मेरा ये है कि कई भाई बहन ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि मुझे भी ये काम करना है। तो इस काम में पैसे भी हैं, शोहरत भी है, पॉपुलरिटी भी है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने एक गलत कुछ बोला किसी भी पुलिस वाले के, जैसे अभी मैंने एक SHO का नाम लिया, अब पता चला उसने ये ना किया और मैंने उसका नाम ले लिया, तो फ़ौरन एक पुलिस केस होगा, एक डिफेमेशन केस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें खुद के रिस्क पे पता करनी होती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने उस बात की मतलब को, उस बात के मर्म को समझा होगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।